अस्सलाम एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने रेडी मटेरियल्स। और ऑलमोस्ट जो है वो ये आपका 100% में से 20 से भी ज़्यादा जो है वो कवर करता है आपके पेपर को। कि इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बहुत आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि 2022 के जो बैच से पहले जो एमसीक्यूज आते थे ना, वो डायरेक्ट बुक की लाइन आती थी। ठीक है, यानी हमारी समय से हमें जो गाइड करता था वो यही कहता कि आप उसमें डायरेक्ट बुक की लाइन्स पढ़ लें, और जो बुक की लाइन लिखी वो एग्जैक्टली वही पेपर में आएगी। स्पेशली मतलब कॉल उनकी वो कहते थे कि आपने डीएन की बुक को जो है वो रटना है, तो हमने तो उनको फॉलो किया। लेकिन हमारे तरफ से जो हमारा पेपर हुआ था उसमें जो है पॉलिसी चेंज हो गई कि एमसीक्यूज आना शुरू हो गए बच्चों, क्या सिनेरियो बेस्ड। फिर डीएम का पेपर भी हमारा काफी मुश्किल इसलिए आया था क्योंकि इसमें सारे मतलब 80 to 60 एमसीक्यूज तो सिनेरियो बेस्ड ही थे। 10 to 20 हो सकता है कि डायरेक्ट एक बुक की लाइन लिखी भी हो, लेकिन मेजोरिटी जो एमसीक्यूज थे वो हमारे पास सिनेरियो बेस्ड आए थे। अब इसका सिनेरियो का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट करें कि जैसे एक और पेशेंट जो है वो एक आरपीडी यूज करता था। तो एक दिन रात में उसके हाथ से वो आरपीडी गिरा, जमीन पे गिर के वो टेंशन टूट गया। तो अब एमसीक्यू का ये पूरा सिनेरियो था, नीचे पूछा क्या हुआ था कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो टूट गया टेंशन, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है। तो उसका आंसर क्या था, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास सडन स्ट्रेस को जो है हमारे पास डिफाइन करता है। तो इस तरह के सिनेरियो होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ना है। और आप लोग ये भी समझिए कि आगे की जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे इनकी प्रॉपर्टी पे बेस करते हैं, क्योंकि जिप्सम पढ़ेंगे आगे उसमें कितनी सारी बातें इस चैप्टर से लिंक हो रही होंगी। तो इस चैप्टर को तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ना है, और इस चैप्टर में तकरीबन हर चीज ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो चीजें नहीं आती, नहीं इम्पोर्टेंट होती, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। इस चैप्टर को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास अनमिक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी, मिक्सिंग, ड्यूरिंग मिक्सिंग, और फिर सेट मटेरियल्स की। तो आप लोग ने ज्यादा फोकस किस पे करना है, ऑफकोर्स सेट मटेरियल की, क्योंकि वही जो है वो आपका पेपर पे वही आपके पेपर में चीज आती है। अनमिक्स मटेरियल में आपको सिर्फ शेल्फ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि आप शेल्फ लाइफ को देख लीजिएगा कि शेल्फ लाइफ क्या होती है। और ड्यूरिंग मिक्सिंग आपको वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन वाइवा में पूछते हैं वर्किंग टाइम क्या है और सेटिंग टाइम क्या है। तो अब हम आ जाते हैं सेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेट मटेरियल में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, रियोलॉजिकल। उसमें जो है आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेंथ, ये तीनों पता होना चाहिए। इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अमूमन बच्चे स्ट्रेंथ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या चीज है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस को स्ट्रेंथ कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक लिमिट होती है हर मटेरियल की किसी चीज को रेजिस्ट करने की। तो वो पॉइंट जिसके बाद मटेरियल बिल्कुल बस फ्रैक्चर ही हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। उसी को मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं कि यही इतनी ताकत है इसकी, इससे ज्यादा वो और हम ये कह सकते हैं कि जोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये किसी भी चीज का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उससे ज्यादा जोर उस पर लगा तो वो मटेरियल टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रैक्चर स्ट्रेस को स्ट्रेंथ भी कहते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेस की टाइप्स, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेन की टाइप और स्ट्रेन की डेफिनेशन, ये सब चीजें लाजमी पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज जितने भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं ये कोई भी नहीं पूछेगा बच्चों, तो उसको पढ़ के जाने की भी, इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। हाँ, टेस्ट को आप देख लें कि आपकी बुक में जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं बच्चों, जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टेस्ट लिखे हुए हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, बुक में इस चैप्टर में भी काफी सारे टेस्ट हैं और आगे भी आप लोग के काफी सारे टेस्ट आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए हम करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है उसको छोड़ देना, कोई आपका कंसर्न नहीं उससे। और चैप्टर 2 में से एक टेस्ट लाजमी आता है। ठीक है, यानी हमें जो है 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट लग रहा था कि इम्पोर्टेंट होगा हमारे एयर के लिए, लेकिन एक दूसरा टेस्ट आ गया था जो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा आया था। तो चैप्टर 2 में से एक टेस्ट तो लाजमी ही आता है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा सारे टेस्ट, किससे आपको याद कर लोगे कि वो जो टेस्ट है वो किस चीज के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब आ गया है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो मुझसे फाइनल के वाइवा में पूछा गया था कि पॉइजन रेशियो क्या है, तो मैंने उसके रेशियो बता दी थी कि जब स्ट्रेस स्ट्रेन है वो 90 डिग्री के एंगल एक्ट कर रहे होंगे तो उसको हम पॉइजन रेशियो जो कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ है बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको इतना अच्छे से करके जाना, यानी मैं अगर ये बोलूँ कि इसको हर तरफ से, यानी हर अंदाज से, हर लिहाज से, कि इसमें से किसी भी किस्म से, यानी हम लोग कहते हैं ना कान तक से पकड़े उधर से पकड़े, तो बात एक है। तो इस ग्राफ में से आपको बच्चों इतना कंफ्यूज करके आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इतना कंफ्यूज करके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि मुझे याद है कि हमारा टेस्ट में जो एक एमसीक्यूज आया था वो क्या था
अगर मेरे पास ऐसा कॉपी मौजूद हो, मतलब वो ग्राफ ऐसा वो एमसीक्यू ऐसा था कि क्वेश्चन गिवन था और क्वेश्चन की एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग नहीं याद, लेकिन उसने एक मटेरियल को डिस्कस किया हुआ था और मटेरियल के बारे में लिखा हुआ था कि उस मटेरियल पे एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और जितना उसकी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उतना ही वो मटेरियल स्ट्रेन पे जा रहा है। ठीक है, यानी बात क्या कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमें पता चल गया कि वो ग्राफ के कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट की, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, कि जब हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो इक्वल टू होते हैं। फिर हमसे अगला उसके बारे में क्या पूछा गया था एमसीक्यू में कि वो जो बात लिखी हुई है उसके बाद लिखा हुआ था कि हम ग्राफ के उस पॉइंट के अंडर कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी पॉइंट का डिस्कशन नहीं था ग्राफ में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि प्रोपोर्शनल लिमिट की बात हो रही है। सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उतना ही वो मटेरियल स्ट्रेन पे जा रहा है और ग्राफ के उस पॉइंट के अंडर हम उस मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। तो नीचे काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, अब उसमें से हमें खुद पिक करना था कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंडर जो है वो हम कौन सी प्रॉपर्टीज को जो है वो पढ़ते हैं। टाइप का जो है वो एमसीक्यू जाता है, तो काफी मुश्किल जो है वो इससे एमसीक्यू जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर पॉइंट पी तक जा रहा है, यानी उसमें जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उतना स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है, तो पी तक हमारे पास मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी चल रही होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी चल रही होती है, यानी वो मटेरियल अभी किस में होता है, इलास्टिसिटी में ही होता है। सही, तो ये था एमसीक्यू का आंसर। अब जैसे यहाँ पे बात लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रिकॉर्डेड बिटवीन ई एंड टी, यानी ए और टी के बीच में जितना भी स्ट्रेन हो रहा होगा उसके बीच में जो हमारे पास स्ट्रेन होता है वो हमारे पास किसकी इंडिकेशन देता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन की। यानी इलास्टिसिटी के बाद मटेरियल किसमें चला गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। यानी अगर वो ऐसा मटेरियल है कि जिसपे टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो किसके लिए होगी, डक्टिलिटी के लिए। और अगर कोई ऐसा मटेरियल कि जिसके ऊपर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो उसका स्ट्रेन क्या बता रहा होगा, मैलेबिलिटी बता रहा होगा। तो यानी यहाँ से हमें एक और बात समझ आई कि ई और टी के बीच में हम कौन सी दो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। वो भी डक्टिलिटी किसके लिए, अगर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो रही होगी, और मैलेबिलिटी किसके लिए, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अप्लाई हो रही होगी। तो इस तरह यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है आपको उनको समझ के ग्राफ पे अप्लाई करके उनको पढ़ना पड़ता है। एक और बात ये भी बता देते हैं, बुक में आपकी जितने भी चीजें इटैलिक फॉर्म के साथ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलेटर और मैलेबिलिटी का इटैलिक फॉर्म लिखा हुआ है, तो वो चीज तो बच्चों उसको मार्क कर लो, वो तो एमसीक्यूज में पूछेंगे ही पूछेंगे। क्योंकि ये वाली बात भी मुझे बहुत आखिर में जाके समझ आई थी, जब मैं पास पेपर सॉल्व करती थी, तो जब उस एमसीक्यू को मैं बुक में ढूंढती थी तो मैंने बहुत ज्यादा नोट किया था कि जितने भी इटैलिक फॉर्म से जो चीजें लिखी हुई है ना, वही चीजें उनके एमसीक्यूज में आ रही होती थी। ठीक है, तो इसको देख लेना कि जो भी इटैलिक फॉर्म वाली बात लिखी है उसको अच्छे से पढ़ के जाना कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाती है बात फ्रैक्चर टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात मैं आपको जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से जो है वो किस तरह के एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट आया था बच्चों, जो मैंने कहा था वो आया था कौन सा, चार्ट की इम्पैक्ट टेस्ट। तो बहरहाल आप लोग जो है इसको अच्छे से, जितने भी चैप्टर 2 में टेस्ट है सबको देख कर जाना कि कौन सा टेस्ट है वो किसके लिए फॉलो होता है। ग्राफ वगैरह जो है वो नहीं आते पेपर में, ग्राफ का सिनेरियो बना के दिया हुआ होता है, वही जैसे मैंने अभी आपको प्रोपोर्शनल लिमिट की जो एग्जांपल दी उस तरह ग्राफ आ जाते हैं। ऑस्पी का मैं कुछ नहीं कह सकती, ऑस्पी में आपको पता है जो अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं वहां पे हमारे पास डायग्राम्स होती हैं, तो हो सकता है कि ऑस्पी में बना हो। खैर हमारी दफा में ऑस्पी में कोई ग्राफ नहीं आया था, लेकिन एमसीक्यू में कोई ग्राफ नहीं पूछता, सिनेरियो आ जाता है लेकिन ग्राफ नहीं पूछता। अच्छा जी, फटीग प्रॉपर्टी में बच्चों आपको फटीग लाइफ और फटीग लिमिट का डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। ये आपसे बहुत ज्यादा जो है वो पूछते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पूछते हैं। ब्रिनल विकर्स नॉब इनकी शेप्स को लेकर जो है वो इनके नेम पूछने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बच्चों इन चार्ट्स पे। ये जो चार्ट्स है अमूमन बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि इन चार्ट्स, क्योंकि आप अभी चैप्टर 2, मुझे नहीं पता आप लोग ने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं डीएम में, लेकिन आगे आप लोगों को बहुत ज्यादा चार्ट्स मिलेंगे। कुछ चार्ट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज वाकई में याद करके जानी है, कुछ चार्ट्स में जिनको आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन करके याद करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हार्डनेस नंबर जो है वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको कंपैरिजन करके याद करना है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, सबसे कम किसका है, क्योंकि ये चीज एमसीक्यूज में पूछते हैं। हमारे टेस्ट में भी आई थी एमसीक्यूज में, और उस वक्त ये पता नहीं था कि वो एमसीक्यूज कहाँ से आए। बच्चों ने बाद में बताया कि वो तो ग्राफ में था, सॉरी वो चार्ट में वो बात लिखी हुई थी कि कंपैरिजन करके जो पूछा हुआ था कि किसकी ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसकी ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। लेकिन कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जिनकी बकायदा वैल्यूज याद करनी होगी, जो मैं आपको आगे बता दूंगी जब हम चैप्टर की डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में किसी चार्ट की कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपैरिजन करके लाजमी याद करना बच्चों कि किसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे ज्यादा है।
ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये नहीं आता, इनकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको तुम लोग एक दफा रीड लाजमी देखना, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। एक बात जो यहाँ से पूछी जाती है जो पीसीक्यू में आती है वो यूनिवर्सल मॉडल के बारे में होती है कि यूनिवर्सल मॉडल जो है वो हमारे पास ये वाला वो किसको शो करता है, विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ये बाकायदा एमसीक्यूज है जो आता भी है और पूछा भी जाता है। सही है, चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले तो आपको रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसको वाइवा का क्वेश्चन मार्क कर लो, ये लाजमी पूछते हैं वाइवा में कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये वाले जो ग्राफ है ना डायलेटेड न्यूटोनियन सूडोप्लास्टिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इनकी विस्कोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसकी एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, किसी के एन की वैल्यू 1 है, किसी की 0 है, तो किसी की लेस देन 1 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, वही बात आ गया चार्ट फिर इनको कंपेरिजन करके जब आप लोग ने याद करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज में। देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है और आगे जब लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिप्सम का तो यहाँ से बहुत ज्यादा कोरिलेट करी होगी उसकी प्रॉपर्टी। इसमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का डिफरेंस है वो लास्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अलग है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये भी चीज जो है वो बच्चों अलग है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी मटेरियल कब हमारे पास एक्सपेंड होगा, मटेरियल कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन से टेम्परेचर पे एक्सपेंड करेगा, कौन से टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं एडिशन को। एडिशन को बच्चों आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि एडिशन हमारे पास क्या है, टर्मिनोलॉजीज होती है। एक आप देखें हमारे पास होता है एडिशन, कि एडिशन तो हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो मटेरियल आपस में ज्वाइन होते हैं उसको हम कहते हैं एडिशन। अब हमारे पास आ जाते हैं एडहेसिव मटेरियल या जिनको हम एडहेसिव्स भी कहते हैं। आगे हमारे पास पूरा इस पे एक चैप्टर है हमारे पास एडहेसिव्स पे, लेकिन एडहेसिव्स हम उस मटेरियल को कहते हैं जो दो चीजों को ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे फर्ज करें कि इन दो चीजों ने हमारे पास ज्वाइन होना है, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, एक मटेरियल अप्लाई कर दिया, तो मैं इस मटेरियल को क्या बोल रही हूँ, एडहेसिव बोल रही हूँ। यानी ये एक एडहेसिव मटेरियल है जिसने इन दोनों को ज्वाइन किया, और इस एडहेसिव को मैंने इस सरफेस पे अप्लाई किया ना, तो इस सरफेस को हम एडहेरेंट सरफेस कहते हैं या एडहेरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, इनका डिफरेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे बात जो हमारे पास लिखी हुई माइक्रो मैकेनिकल अटैचमेंट, केमिकल अटैचमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें आपको तब समझ आएंगे जब आगे जो है कंपोजिट और अमेलगम फिलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज पे कैसे पूछी जाती है, एमसीक्यूज में ऐसे पूछी जाएंगे कि अमेलगम जो हम फिलिंग करते हैं उसमें कौन से अटैचमेंट होती है, मैकेनिकल अटैचमेंट होती है, जो आप कंपोजिट फिलिंग करेंगे उसमें कौन सी अटैचमेंट होती है। तो ये उस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। यानी ये वाले जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं अभी तो पढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे इनेमल और अमेलगम और कंपोजिट में जो है वो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसको अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जाओगे तो आगे वाले चैप्टर जो है वो लाजमी अच्छे समझ आएंगे। तो यहाँ पे जो एडेसिव की बॉन्डिंग होती है हमारे पास सरफेस के साथ, वो दो तरीके की होती है, मैं आपको समझा दूँ। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल और एक हमारे पास होती है केमिकल। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास ट्रुथ है, तो में हमने कोई कैविटी बनाई भी है, बहुत फनी सा दुख गया। ठीक है, और कैविटी बनाते वक्त हमें क्या करना है कि अगर उसकी बॉन्डिंग हमारे पास कोई भी केमिकल प्रोसेस से नहीं हो रही, तो यानी वो मटेरियल जो है ये वो एडेसिव जो भी हम यूज कर रहे हैं वो दूध के साथ नहीं ज्वाइन हो सकता, तो हमें क्या करवानी होगी, हमें उसकी मैकेनिकल अटैचमेंट करवानी होगी। मैकेनिकल अटैचमेंट क्या है कि हम जब दूध की कैविटी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें हम छोटे छोटे ग्रूव जिनको हम अंडरकट्स कहते हैं वो हम बना देंगे। ठीक है, यानी छोटे ग्रूव्स बनाए, अंडरकट्स बनाए, तब ताकि जब भी हम कोई भी मटेरियल फिल कर रहे हो या कोई भी एडेसिव डाल रहे हो तो वो उसके अंदर जाके इंटरलॉक हो जाए, और जब वो उसके अंदर इंटरलॉक हो जाएगा तो फिर वो बाहर नहीं प्रोड्यूस आउट होगा। और मैकेनिकल और केमिकल अटैचमेंट की तो सिंपली है कि उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा तो सरफेस के साथ, तो वो वहां से नहीं बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल अटैचमेंट जिसमें हमने अंडरकट्स बनाए हैं और केमिकल अटैचमेंट का डिफरेंस बताया है। यहाँ पे जो वेटिंग को डिफाइन किया गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी पता होना चाहिए कि वेटिंग हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास सरफेस जिसके ऊपर हम कोई भी मटेरियल एडेसिव अप्लाई कर रहे हैं वो कितना वेट हुई है हमारे पास उस मटेरियल से या उस एडेसिव से। तो मटेरियल का या एडेसिव का जो कॉन्टैक्ट है सरफेस से वो हमारे पास उसका एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी अगर एक मटेरियल इतना उसने सरफेस को वेट किया है, इतना उस सरफेस को वेट किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, और यहाँ भी जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। तो जब भी हमारे पास ज्यादा वेटिंग एंगल होगा ना
तो उस पर हमारे पास बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, यानी हम उसको बैड वेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वेटिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो और जितना हमारे पास कम कॉन्टेक्ट एंगल बन रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि गुड वेटिंग है। जब गुड वेटिंग होगी तो बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पे हमारे पास ये बताया है कि लो वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल है, हमारे पास गुड वेटिंग होगी। और ज्यादा वैल्यू ऑफ हमारे पास कॉन्टेक्ट एंगल है तो पुअर वेटिंग होगी या बैड वेटिंग होगी। यहाँ पे भी अगर आप इसको पढ़ेंगे इन डिटेल में तो नीचे यहाँ पे आपको सिर्फ मैकेनिकल अटैचमेंट, माइक्रो मैकेनिकल अटैचमेंट, ये सारी बातें जो है वो बताई हुई हैं। ये जो चीजें है ना ये आपको अभी कभी भी नहीं समझ आएंगी जब तक आप जो एडहेसिव्स का चैप्टर है वो नहीं पढ़ लें। ये वर्ड लिखा हुआ है ना इनेमल एज्ड, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, इसकी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अभी इसको छोड़ भी दें तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आप अभी आगे जो है वो एडहेसिव्स के चैप्टर में पढ़ लेंगे। ये प्राइमर्स वगैरह ये सब आगे कॉम्पोजिट में आपने पढ़ना है। अभी इन चीजों के लिए परेशान मत होना कि हमें नहीं समझ आ रही क्या, ठीक है। तो जो मिसलिनियस प्रॉपर्टी में जो हमारे पास ये ह्यू, क्रोमा और वैल्यू जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी पूछते हैं, ठीक है। इनको और क्या क्या कहते हैं, ह्यू को वेवलेंथ कहते हैं, और ये ABL में से किससे डिनोट होती है, तो ये चीज तो लाजमी पूछते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, वैसे तो बहुत आसान है केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर आप इसको रीड देंगे तो जो हम सॉल्युबिलिटी, इरोजन वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हैं अपने बचपन से, केमिस्ट्री में वही चीजें पूछी होती है। यहाँ से जो MCQ की बात है, यहाँ पे कुछ क्रोजन की टाइप्स लिखी हुई है, जैसे स्ट्रेस क्रैकिंग क्रोजन और कंसेंट्रेशन सेल क्रोजन, तो ये चीजें पूछते हैं MCQ में, ये आती हैं। जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हमसे जो है जो MCQs आता है वो ये आता है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं टेस्टिंग के, लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 2 और थर्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग में हमारे पास क्या आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। हमारा जो है आया था थर्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग पूछा था कि थर्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है, और MCQ से बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए थे, लेकिन उसका आंसर क्या था, रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो वो हमारे पास उसका आंसर था। नाउ दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो समझ आ गया होगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ना बच्चों की ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ना भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे की पूरी रेंडम मटेरियल्स जो है वो आपकी इसी चैप्टर से बेस करती है। और आगे जब आप बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे तो आप वापस इस चैप्टर में आएंगे उस चीज को और क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आगे आप लोगों को भी आसानी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।